अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। ये वो दिन है जो पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन है। ये वो दिन है जो पाकिस्तान के दिफा का दिन है। और ये वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान ने बैरूनी जो दबाव है और बैनुल अक़वामी प्रेशर है उसको खातिर में ना लाकर उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के मुकाबले में एटमी धमाके करके पाकिस्तान को सुरखरू किया। और ये होती है आज का दिन। मैं समझती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तमाम वो साइंसदान, तमाम वो वर्कर्स जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत बनाने में अपना किरदार अदा किया, उन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने हीरोज को याद रखती हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने हीरोज को खराज तहसीन पेश करती हैं। और बड़ा आसान था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो भी एक फोन कॉल पे ढेर हो जाते, जैसे बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो ढेर हो जाया करते थे। और वो जो है वो उनको पाकिस्तान को इराक बनाने की धमकी देने के बावजूद उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क की इज्जत और मेरे मुल्क की सालमियत इसमें है कि अगर इंडिया ने एटमी धमाके किए हैं तो पाकिस्तान को एटमी धमाके करने होंगे। और मैं समझती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो कौम से खिताब जो उन्होंने एटमी धमाके करने के बाद किया, वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा लेसन है। उसको पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा और याद तो किया जाएगा, लेकिन उसको हमें बार बार अपनी कौम को दिखाना भी चाहिए और अपने बच्चों को जरूर बताना और पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान पे क़याम पाकिस्तान के बाद और 1971 की वॉर के बाद जो सबसे मुश्किल वक्त था वो ये वक्त था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनके बुग़्ज़ में उनका नाम जो है वो लेना बंद कर दें, उनकी तस्वीर दिखाना बंद कर दें, उनकी तकरीर बंद कर दें, लेकिन उनके इन कारनामों को बंद नहीं किया जा सकता। उनके ये कारनामे जो है ये सिर्फ एटमी धमाका नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी तरक्की आज तक हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, वो फलाही मंसूबे हो, तमाम तरक्की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी अदवार ने काम नहीं किया, यकीनन अपने अदवार में हर एक ने अच्छा काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब आई है उसने इस मुल्क में डिलीवर किया है। महंगाई को काबू किया, रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, अस्पताल बनाए, रोड्स बनाई, बिजली के मंसूबे बनाए। आज वो बिजली के मंसूबे जिनके ऊपर आज हमारे सूबाई और वफाकी वज़रा अपने घरों और दफ्तरों में एसी में बैठते हैं, वो वक्त जो है वो याद रखना चाहिए कि जब इस मुल्क में 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और जो दफातर के अंदर भी काम नहीं हो पाता था, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में आकर जो बिजली के मंसूबे शुरू किए वो आज पाकिस्तान की तरक्की को आगे ले जाने के लिए काफ़ी हैं। और आज जो पाकिस्तान की मईशत के गलत अदाद शुमार देकर जो ये पहले भी हुकूमत कर चुकी है, ये नहीं है कि पहली दफा कर रहे हैं, इन्होंने पिछले बजट के अंदर भी गलत अदाद शुमार दिए जिसको बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमने झूठ बोला था। ये इतने बड़े झूठे हैं कि हाउस में भी झूठ बोल लेते हैं। ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनको झूठ बोलते हुए जरा सी भी शर्म और हया नहीं आती। आज इसके साथ साथ एक दूसरी बात जो मैं जरूर इस हवाले से पहले करना चाहती हूँ वो ये है कि मियां नवीद साहब हमारे पाकपतन से एमपीए हैं, उनका एक झगड़ा हुआ एसी के साथ और उस एसी के साथ झगड़े के ऊपर एक गलत कंकॉक्टेड एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। मियां नवीद साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं और वो तमाम पुलिस के एहलकार जो उस वक्त ये मियां नवीद साहब और एसी साहब दोनों इकट्ठे पुलिस स्टेशन गए अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन उनकी एफआईआर तो दर्ज नहीं की, उल्टा मियां नवीद साहब के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली। अगर एसी के साथ बदतमीजी करना बड़ा जुर्म है तो फिरदौस बाजी को जो है वो तमगे की शक्ल में मिलते हैं। क्या इस इमरान खान साहब ने कौन कौन से सरकारी अफसर का जो है उसके साथ बदतमीजी नहीं की, गिरबान पकड़ने की बात नहीं की, थानों पर हमले नहीं किए, ये सब हुआ। चले ये तो हुआ सो हुआ, अदालत ने उनकी जमानत मुस्तरद की, लेकिन उसके बाद कल रात से जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जानबूझकर उनके सेल की बत्ती ऑफ की गई, सारी रात वो बगैर लाइट के बगैर पंखे के उनको थाने के अंदर रखा गया। उसके बाद उनको जो है वो
ان کو کہا گیا کہ جی ہمیں حکم ہے کہ آپ کی ہتھکڑی نہیں کھولی جائے گی، اور ہتھکڑی بھی آپ کو لگا کر آپ کا ہاتھ یوں رکھ کر ان کو آج 2-2.5 گھنٹے کا سفر طے کرا کے ان کو آج پنجاب اسمبلی میں لایا گیا ہے۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے اتنے بڑے کھانچے ہوں، وہ رنگ روڈ ہو، وہ آٹا چینی چوری ہو، وہ جو مرضی ہو، اس کے اوپر اینٹی کرپشن تحقیقات کرے گی، اور اینٹی کرپشن نے آج تک، میں پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں چھاپا مارا؟ کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں چھاپا مارا؟ کیا غلام سرور کو، زلفی بخاری کو اریسٹ کیا؟ کیا وہاں سے ان کے دفاتر سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر کس کس نے کتنے ارب کی زمین بیچی، اس کا کوئی ریکارڈ قبضے میں لیا؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ لیکن یہاں پر اور ہمارے جو جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، اینٹی کرپشن نے ان کو بغیر، اور مزے کی بات یہ ہے اینٹی کرپشن نے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز کے اوپر کاروائی کی، ان کے اوپر کسی ایف آئی آر میں نام بھی معلوم نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کمپلینٹ دی ہے، اور کئی تو کمپلینٹ کے بغیر اٹھا لیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بار بار اس ملک میں ایک قانون کے نیچے لانے کی بات کرتے ہیں، یہ کون سا قانون ہے کہ رنگ روڈ کے اندر بار بار، میں نے جیسے اس دن بھی کہا تھا کہ نئی شاخیں نکل کے آتی ہیں، اور اب تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب، میں بھی سوچ رہی تھی پنڈی کا معاملہ ہو، اربوں روپے کی دیہڑی ہو، تو شیخ رشید صاحب کیسے پیچھے رہ جائیں گے؟ تو وہ بھی اب بات سامنے آئی کہ شیخ رشید صاحب نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، اور ان سب لوگوں کو اریسٹ کیے بغیر، ان لوگوں سے تفتیش کیے بغیر رنگ روڈ کی انکوائری نہیں ہو سکتی۔ اور اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان، جو 3 دفعہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف پاناما کا کیس چلا، ڈیلی ہیئرنگ ہوئی، اور ڈیلی ہیئرنگ ہونے کے بعد جو ہے ان کو سزا سنائی گئی، ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، جو بھی سیاسی مقدمات بنائے ان کو آج تک۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یاور بخاری صاحب جو ایک وزیر ہیں، یہاں ہمارے صوبائی وزیر ہیں، ان کی ایک آڈیو کلپ بھی سامنے آیا ہے ایکسپریس کے پروگرام کے اندر، جس کے اندر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی کام کرتے ہیں زمینوں کا، اور انہوں نے اسی 55,000 کنال کی بات کی ہے، جو 55,000 کنال اس پوری رنگ روڈ کے اندر جو ہے وہ وجہ تنازع ہے، اور اس کے اوپر وہ خود ان کی بات چیت کرانے کی بات کریں۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میرے بھائی یہ کام کرتے ہیں، میں ان کی بات چیت کرائی تھی اور آواز ان کی ہے۔ اب اس کے بعد یاور بخاری صاحب آسمان سے اترے ہیں کہ ان سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا گیا؟ ویسے تو استعفیٰ سب سے پہلے بزدار صاحب سے بنتا ہے اور عمران خان صاحب سے بنتا ہے، جن کے میں نے میٹنگ، آپ کو یاد ہے میں نے میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ پوری رنگ روڈ کے اندر منظوری بزدار صاحب اور عمران خان صاحب نے خود دی۔ ان لوگوں کو اریسٹ کیے بغیر آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں؟ اور کل ہمارے وہ جو مہارتی ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ سنا ہے کل ایف آئی اے کے دفتر آئے ہوئے تھے، اور وہ ایف آئی اے کے دفتر کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو وہ بھی سٹوری سمجھ نہیں آئی کہ وہ اٹارنی جنرل کے آفس بھی جو ہے وہ ایک پوری جماعت گئی تھی، پھر علی ظفر صاحب ایف آئی اے کے دفتر بھی گئے تھے، اب شہزاد اکبر صاحب بھی ایف آئی اے کے دفتر گئے ہیں، اور راجہ ریاض صاحب جو ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمیں اس معاملے میں ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن حقائق عوام کے سامنے لانے ضروری ہیں۔ راجہ ریاض صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہے نیشنل اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کے، وہ میڈیا کے اوپر حلفاً انہوں نے کہا میں حلف دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی شہزاد اکبر کے ساتھ، جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی علی ظفر کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا میں بھی وہاں موجود تھا۔ اب یہ مطلوبہ سہولت باقیوں کو اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے آپ ہمارے گھروں پہ، دفتروں پہ چھاپے مارے، آپ نے شہباز صاحب کی جو ہے وہ بیٹیاں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ان کو آپ نے جو ہے آپ نے انہوں کو آپ کے دفتروں میں ان کے گھروں پر آپ نے چھاپے مارے، ان کو اپنے عدالتوں میں بلایا، تو علیمہ باجی کی تو اربوں روپے کی ابھی سلائی مشینوں کا حساب ہونا تھا۔ یہ جو نکل کے آ رہے ہیں بیچ میں صوبائی اور وفاقی وزراء، یہ کیسے اپنے اپنے عہدوں پہ موجود ہیں؟ اور اگر شہزاد اکبر یہ ڈیلنگ کر رہے ہیں، اگر شہزاد اکبر جہانگیر ترین کو این او دلا رہے ہیں، تو شہزاد اکبر پھر خود اس عہدے پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ شہزاد اکبر پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہزاد اکبر کا کوئی ویسٹڈ ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ ویسے بھی شہزاد اکبر صاحب نے ماشاءاللہ کافی مال پانی سنا ہے کہ جمع کر لیا ہے، اور وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اب میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں میں اگر یہ رپورٹ
NRO दिया जाता है जहांगीर तरीन को, तब भी प्रॉब्लम होगा हुकूमत के लिए कि आप कैसे फेस करेंगे और कैसे बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे। और खुद कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत नहीं। जिस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत नहीं, वो रिपोर्ट बनाई क्यों जा रही है, पहला सवाल ये है। और फिर अगर आप वो रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर आप उनको NRO नहीं देते, तो आपकी तो खुद की हुकूमत जो है वो लरज रही है और वो आपकी हुकूमत को जो है वो धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान साहब जरा हिम्मत पैदा करें। वो कहते हैं ना मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, मैं कुर्सी से चिमटना नहीं चाहता, ये डायलॉग ना मारे। और आपने वो मैंने बार बार सुना, शेख रशीद साहब बार बार कहते हैं वो मौले को मौला ना मारे। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो है ये पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राय जो हैं, ये सुल्तान राय बन सकते हैं, इस कौम का भला नहीं कर सकते। इस शेख रशीद की नाक के नीचे सहाफियों के साथ क्या होता है, कोई एक वाकया हुआ है सहाफियों के साथ? शुरू करें आप जो है वो मतीउल्लाह जान, ये असद तूर, उसके बाद अमार जान, और ये अपने हमारे जो कैमरा के चेयरमैन थे अंसार साहब, अबसार आलम साहब, इन सब के साथ जो सलूक हुआ, किसी एक का मुजरिम पकड़ा गया और आ जाते हैं वो हमें सुल्तान राय बन के सुनाने के लिए। ठीक है, दुरुस्त है कि मौले को मौला ना मारे, ये डायलॉग की हद तक ठीक है, लेकिन मौले को कई दफा पता भी नहीं चलता कि उसको कौन मार गया, और आपके साथ वही हो रहा है। अभी इस पंजाब असेंबली के अंदर अभी पहले आपने जो है वो कंट्रोल नहीं किए थे, पहले आपसे संभाले नहीं गए थे। 15 रुकनी एक और जो है वो गैंग सामने आया है, उसने कहा कि हम भी क्यों नहीं, हम भी नौकरियों में अपना हिस्सा लें, हम भी जो है वो वही सियासी रिश्वत जिसको इमरान खान सियासी रिश्वत कहते थे, वो रेडियो की तरह बट रही है यहाँ पर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली, एक तो सेफ सिटी का भट्ठा बिठा दिया इस हुकूमत ने। इतनी नालायक है बुज़दार हुकूमत, इतनी नाअहल है बुज़दार हुकूमत कि लगे लगाए प्रोजेक्ट जो है वो भी इनसे जो है वो चलाए नहीं जाते। सेफ सिटी के अंदर जो है वो हजारों की तादाद में 3,500 के करीब मुझे पता चला कि कैमरे जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। जितने टेक्निकल लोग शहबाज शरीफ साहब ने चुन चुन कर मुख्तलिफ जगहों से सेफ सिटी अथॉरिटी को बनाने के लिए वहां पे इंडक्ट किए थे, उन सबको फारिग कर दिया गया है। और अब लाहौर के साथ क्या हो रहा है? लाहौर के साथ ये हो रहा है कि लाहौर के बजट में जो है 21 अरब रुपए का बजट जो था लाहौर का, मेट्रोपॉलिटन है लाहौर। लाहौर की आबादी पंजाब के तमाम जो है वो शहरों से ज्यादा है। उस आबादी के शहर को 21 अरब की बजाय 7 अरब रुपया मिलेगा। उस 7 अरब रुपए में हमने जो है वो पानी भी जो है वो हमें मिलेगा। उस 7 अरब रुपए के अंदर हमारे कूड़ा भी उठाया जाएगा। उस 7 अरब रुपए के अंदर हमारे तरक्याती काम भी होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो बुज़दार की पंजाब दुश्मन हुकूमत है, तौसा की हालत ही बदल लेते तो मैं कहती कि वाह बुज़दार साहब आपने बड़ा काम किया। आप तो तौसा की हालत बदलने के काबिल नहीं है। जितने नालायक और नकम्मे आप नाजिम होते हुए थे, उतने ही नालायक और नकम्मे आप वजीर आला बन के भी हैं। और आपने इस पंजाब का जो है वो भट्टा। मैडम ये बताएं कि आपने अभी कहा है कि बुज़दार हुकूमत बहुत नालायक है, नाकाम है, मफलूज है, तो आप बैकफुट पे क्यों हैं? आपके पास अपोजिशन के पास नंबर्स गेम अगर पूरी है तो आईनी तरीका इख्तियार करें, बुज़दार साहब को हटाएं असेंबली से और आके खुद हुकूमत करें, लाहौर को ठीक करें, पंजाब को ठीक करें। देखिए बुज़दार साहब खुद गिरने वाले हैं तो हम अपनी मेहनत क्यों करें? बुज़दार साहब को अगर उनके अपने गिराने वाले हैं, अगर बुज़दार साहब की अपनी कैबिनेट में बैठे हुए 5-6 वज़रा रेडीमेड वजीर आला हैं तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। और वही बुज़दार साहब के खिलाफ साजिशें करते हैं, वही जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो काम करने से मना करते हैं और वो साजिशें करते हैं, तो मेरा उसमें क्या कसूर है? अच्छा है, ये जिस गैर इखलाकी तरीके से आए हैं खुद गिरेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इनको सियासी शहीद हमने बनने नहीं देना। बता दें कि पीडीएम जो है अब क्या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पीडीएम की मीटिंग में इकट्ठे बैठ रहे हैं, और क्या पीपल्स पार्टी के साथ कोई कंसल्टेशन का है, कोई फार्मूला वगैरह आएगी दोबारा पीपल्स पार्टी वापस? देखिए पीडीएम की इस मीटिंग के अंदर तो बता चुके हैं मौलाना साहब के पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर नहीं बुलाया गया, और वो हमारी मतलब उससे नहीं है, वो खुद इस्तीफे दे चुके हैं। और जब वो खुद इस्तीफे दे चुके हैं तो उनको बुलाने ना बुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारा डेलीगेशन जो है वो जल्द फाइनल हो जाएगा कि पीडीएम के अंदर जो है हमारा कौन सा डेलीगेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे उसके अंदर। लेकिन एक बात देखने की जरूर है, और वो ये है कि हमारे वजीर खजाना जो एक तरफ कह रहे हैं मईशत बहुत तरक्की कर रही है, मईशत की जो है वो गलत फिगर्स हमें दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि बजट के अंदर IMF की शराइत पूरा करेंगे। तो मैं अपनी कौम को बताना चाहती हूँ कि बजट का मौसम आने वाला है, ज्यादा तवक्कुआत रखकर
جو ہے وہ اپنی توقعات ضائع مت کیجیے گا. یہ IMF کا بجٹ ہوگا, IMF کی ڈکٹیشن پہ ہوگا, اور ہمارا جو خون پانی ہے وہ نچوڑ کر ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے وہ یہ دکھائیں گے معیشت نے بڑی ترقی کر لی, ہم نے بڑا ٹیکس اکٹھا کر لیا. ہمارا خون نچوڑ کے اگر ٹیکس اکٹھا کیا تو بھائی کیا ٹیکس اکٹھا کیا, اس کا جواب آپ کو عام آدمی کو دینا ہے. یہ بتائیے